Hello and everyone, welcome to Aviraj IAS Academy. This is Anmol Jalan and today again I am here with the editorial of The Hindu dated 26th of April. आज के editorial के साथ आज का editorial का heading था जो हम discuss करने वाले हैं, The right to litigate on limiting the industrial exploitation of nature, use of legal remedies to limit exploitation of nature is at the core of democracy. आइए समझते हैं पहले इसको. So, the right to litigate on limiting the industrial exploitation of nature. We are exploiting our nature daily, correct? हम लोग इंडस्ट्रियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. इंडस्ट्रियली एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या हो गया? हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसकी वजह से क्या हो रहा है? कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लास्टली सारे रिसोर्सेज का यूज़ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इन टोटल, विच इज़ लीडिंग टू डैमेज टू द इन्वायरमेंट, करेक्ट? जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा हो. तो इसको द राइट टू लिटिगेट मतलब हमें इसे लीगल टर्म्स में रोकने की कोशिश करनी है, हमें लीगल प्रोविजंस का सहारा लेना है, हमें एक्शंस लेने हैं, लॉज का सहारा लेना है, सो दैट वी कैन स्टॉप दिस, वी कैन लिमिट दिस इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर. ठीक है. So use of legal remedies to limit exploitation of nature is at the core of democracy. तो legal रेमेडीज़ को यूज़ करना मतलब जो जो उपाय लीगली दिए गए हैं, ठीक है, उसको यूज़ करना हमारे डेमोक्रेसी के कोर में आता है. ठीक है. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर को रोकने के लिए वो चीज़ हमारे डेमोक्रेसी के हक में आता है, दैट वी स्टार्ट यूजिंग व्हाट लीगल रेमेडीज़ टू गेट रिड ऑफ या टू स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट. ओके. तो चलिए उससे पहले वर्ड्स देख लेते हैं, सिनोनिम देख लेते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं. First word is overzealous. Pronunciation is overzealous. Overzealous. Overzealous का मतलब होता है someone who is very excited to do something. ठीक है. बहुत ज़्यादा passionate होना. Like I am overzealous about being an IPS officer. ठीक है. I am overzealous about being an IPS officer. मतलब हम काफ़ी enthusiastic है, काफ़ी इंथुजियाज़म रखते हैं, या आई एम हैविंग टू मच एनर्जी टुवर्ड्स समथिंग, काफ़ी ईगर हैं. ठीक है. ईगर का मतलब भी सेम होता है. ठीक है. पैशनेट होना, करेक्ट है. अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के लिए पैशनेट होना सिनोनिम होगा इसका. इंथुसियास्टिक मतलब काफ़ी एनर्जी रखना उस चीज़ के लिए. ठीक है. तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम जो इंसान या तो कोई बहुत इंथुजियास्टिक होता है, बहुत जिसमें एकदम पेशेंस नहीं होता, उसे हर कुछ जल्दी चाहिए होता है, पैशनेट होता है वो काम करने के लिए, या अपोजिट में क्या आ जाता है, वो इंसान बहुत काम होता है, बहुत पेशेंट होता है, बहुत लेड बैक भी होता है. एक और चीज़ इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? लेड बैक. या तो वो बहुत मेहनत करेगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, छोड़ देगा, बहुत पेशेंस रहेगा, बहुत काम रहेगा कि ठीक है जो होना होगा वो हो जाएगा. अंडरस्टूड? क्लियर है? फर्स्ट वर्ड वॉज व्हाट? ओवर जेलस. नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल. STALL स्टॉल. स्टॉल का एक वर्ड होता, एक मीनिंग तो जो शॉप्स लगते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, बट यहाँ पे स्टॉल का मीनिंग है टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस. मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है उसका रुकावट बन जाना, वहाँ रोक देना, उसका प्रोग्रेस अगर कुछ हो रहा है तो उसको क्या कर देना, धीरे धीरे करके रोक देना. ठीक है. तो सिनोनिम्स में क्या आता है? ऑब्स्ट्रक्ट करना. ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी क्या होता है? रोकना. ठीक है. हिंडर मतलब भी बाधाएं डालना है, टू हिंडर समथिंग. ठीक है. कुछ चल रहा है, अगर उसको हम हिंडर करते हैं HINDER, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो एंटोनिम्स क्या होगा उसका? अगर किसी चीज़ को आप या तो रोकेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे, या फिर आप असिस्ट करेंगे. असिस्ट करने का मतलब क्या होता है? हेल्प करेंगे उस चीज़ को बढ़ने में. क्लियर है? ठीक है. तो एंटोनिम्स अलाउ, असिस्ट. नेक्स्ट वर्ड आता है रिलायंस. रिलायंस मतलब हो जाता है ट्रस्ट करना किसी पे डिपेंडेंसी रखना. देखिए आप डिपेंडेंट तभी होते हैं जब आपको विश्वास होता है, जब आपको फेथ होता है किसी पे, करेक्ट है. जब आपको फेथ होता है, जब आपको बिलीफ होता है, देन ओनली यू रिलाई ऑन समवन. करेक्ट है. विदाउट फेथ तो आप रिलाई नहीं करते हो. तो सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? फेथ. ठीक है. डिपेंडेंट हो सकता है, आप डिपेंडेंट हो किसी पे. ओके, करेक्ट. एंटोनिम क्या हो सकता है इसका? इंडिपेंडेंट. करेक्ट. या तो आप डिपेंडेंट होंगे या फिर क्या होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है. या फिर आप ट्रस्ट नहीं करोगे. ठीक है. या तो आप ट्रस्ट करोगे, ही कैन बी ट्रस्ट वर्दी टू यू, या फिर आप विश्वास नहीं करोगे, डिस्ट्रस्ट रहेगा आपको. क्लियर है? ठीक है. द मीनिंग ऑफ रिलायंस. ठीक है. रिलायंस को आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? हाउ कैन यू यूज रिलायंस इन अ सेंटेंस?
सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Important for one's growth. Self reliance is very important for one's growth. It is very important for India's development to be self reliant. Correct? It is very important for India to be self reliant on its own resources to become a developed country. हो सकता है ये एग्जाम्पल. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है बिलाइज. बिलाइज मीन्स गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन. बिलाइज मीन्स गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन. कितनी बार ऐसा होता है ना, किसी इंसान की हरकतों से कुछ और लगता है और वो होता कुछ और है. करेक्ट है. दैट इज़ व्हाट इज़ बिलाइज. मतलब आपको उसके हरकतों से लग रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, बट बिहाइंड द सीन ही इज़ वेरी डिफरेंट पर्सन. बात समझ में आए. तो फॉल्स इंप्रेशन देना किसी को अपनी हरकतों से, कोई झूठी बोलते हैं ना, झूठा इमेज सेट करना अपना, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन. दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय बिलाइज. कॉन्ट्रडिक्ट करना. लाइक सपोज कोई इंसान है हु इज़ वेरी सूटेड बूटेड, ओके, ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही स्टार्टेड एब्यूजिंग. ठीक है. तो वो क्या कर रहा है, एकदम कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. अब अगर वो कोई इंसान बहुत अच्छे से ड्रेस करके बहुत स्मार्टली आपके सामने आया है तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि वो आकर बहुत अच्छे से ग्रीट करेगा. यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग कि वो एब्यूज़ करेगा, वो गालियाँ देगा. करेक्ट है. हाँ, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया. ठीक है. दैट इज़ व्हाट इज़ बिलाइज, गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन. ठीक है. वो अपने जैसा वो दिख रहा है और जैसा वो है या जैसे वो हरकतें कर रहा है, वो दोनों क्या एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट या डिसएग्री कर रहे हैं. ठीक है. या फिर एंटोनिम क्या हो सकता है, टेस्टिफाई. टेस्टिफाई मतलब प्रूव करना कि वो जैसा दिख रहा है, अगर वो आके आपका अच्छे से ग्रीड भी करता है, हर कुछ अच्छे से करता है, तो वो टेस्टिफाई कर रहा है. मतलब वो सबूत दे रहा है कि हाँ मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ. करेक्ट. जो आपको दिख रहा है वो करेक्ट है. क्लियर है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड्स. चलिए अब आर्टिकल रीड करते हैं. दो मिनट का टाइम आप लोगों के लिए, मैं स्क्रीन छोड़ रही हूँ, आप लोग रीड कीजिए, फिर वी विल डिस्कस. शुरू करें. लेट्स बिगिन देन. Okay. The Central Bureau of Investigation seems to have been overzealous in registering a case against environmental lawyer Ritvik Datta and his organization Legal Initiative of Forest and Environment. ठीक है. तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज CBI, इज़ वेरी मच ओवरजिलस, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पीछे लगी पड़ी है. किस पे केस करने के पीछे, लॉयर ऋत्विक दत्ता के पीछे और उनके ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट. किस लिए केस कर रही है, फॉर वायलेटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन. वायलेटिंग का मतलब तोड़ना, राइट. फॉर वायलेटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट प्रोविजंस. कौन से एक्ट का प्रोविजंस तोड़ रहे हैं वो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA का प्रोविजंस तोड़ रहे हैं. द जिस्ट ऑफ द एलिगेशन. जिस्ट मतलब किसी चीज़ का पूरा एक मूल रांतर बोल सकते हैं. जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, पढ़कर हम लोग क्या करते हैं, जिस्ट निकालते हैं ना, कि मेन पॉइंट्स क्या है. जिस्ट इज मीन मेन पॉइंट्स. सो द जिस्ट ऑफ द एलिगेशंस. एलिगेशंस मतलब जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं. करेक्ट. तो एलिगेशंस इज देयर using foreign funds to encourage litigation that will stall existing and prospective coal fire plants in India. तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली फॉरेन फंड्स को यूज़ करके स्टॉल करना मतलब रोकना. करेक्ट. जो एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव मतलब जो आने वाले, जो अभी हैं कोल फायर प्लांट्स, करेक्ट, और जो फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव जो आने वाले हैं कोल फायर प्लांट्स, उनको रोकने के लिए. ठीक है. वो लिटिगेशन मतलब वो क्या कर रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं. और कौन सा फंड यूज़ करके लड़ रहे हैं,
फॉरेन फंड्स यूज़ करके लड़ रहे हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। आप फॉरेन फंड्स यूज़ करके इंडिया के केसेस लड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कोल फायर प्लांट्स जो अभी आने वाले हैं, ठीक है, और जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया में, ओके। While the sourcing of foreign funds and use is certainly something to keep an eye on. Obviously अगर फॉरेन से कोई भी पैसा आता है तो आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते. It is something that has to be kept eye on. Eye on का मतलब to keep an eye on का मतलब क्या? To keep a check on. लिख लीजिए, keep an eye on means what? To keep a check on. To keep checking, to keep investigating. ठीक है? Keep an eye on. Any criminalizing of the act of opposition to coal plants when pursued by लीगल मीन्स इज़ एन एब्सर्ड स्टैंस फॉर अ गवर्नमेंट टू अडॉप्ट. तो अगर ऐसा होता है कि फॉरेन फंड से सोर्स होकर के यहाँ पे इंडिया के लिटिगेशन होने लगेगी और अगर वो गवर्नमेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वो तो क्या हो जाएगा, काफ़ी बेतुकी बात हो जाएगी. एब्सर्ड मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल वैलिड, ठीक है, इनवैलिड बात हो जाएगी, बेतुकी बात होगी. स्टैंड्स फॉर अ गवर्नमेंट टू अडॉप्ट, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ओके. As a signatory to the UN Framework Convention on the Climate Change and various key agreements, तो ये भाई आपको ये पता है कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो साइन किए हैं रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, करेक्ट है, कि हम अपना कार्बन एमिशन भी कम करेंगे, हम आगे पेड़ लगाएंगे या इन्वायरमेंट को कैसे भी सेव करेंगे, करेक्ट. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है. अब लीगल सिग्नेटरी का मतलब क्या हो गया, वो किस में सिग्नेटरी है, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस की एग्रीमेंट्स, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स में है. इंडिया हैज़ अंडरटेकन टू ग्रेजुअली रेड्यूस इट्स रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. तो इंडिया ने कहा है कि वो अपनी डिपेंडेंस, रिलायंस मतलब क्या होता है, डिपेंडेंस कम करेगा किस चीज़ पे, फॉसिल फ्यूल्स पे, एंड बी नेट ज़ीरो और सोर्स ऑलमोस्ट ऑल पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज बाई 2070. और वो क्या हो जाएगा, नेट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. मतलब वो फॉसिल यानी कोल है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स क्या, तो जो बहुत टाइम जो अंडरग्राउंड सब्सटेंस होते हैं उनसे जो फ्यूल जनरेट होता है, जिसको जनरेशन में बहुत ईयर्स लगते हैं, करेक्ट है. फॉसिल फ्यूल्स उन्हीं को कहते हैं, ठीक है. तो फॉसिल फ्यूल से अपना डिपेंडेंस हटा के किस पे आ जाएगा, वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स में आ जाएगा. कौन से ईयर तक, बाई 2070. इंडिया का ऐसा दावा है, आप बोल सकते हैं, ओके. India has also consistently endorsed reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change that speak of the urgency of ensuring global temperatures do not exceed 1.5 degrees Celsius of pre-industrial times, necessitating that global net on anthropogenic CO2 emission decline by 45% from 2010 levels by 2030. तो बेसिकली इसका मेन टारगेट क्या है, दैट 2030 तक हमें कितना परसेंट कार्बन एमिशन कम कर देना है, एटलीस्ट 45%. 45% ऑफ द कार्बन एमिशन शुड बी रेड्यूस बाय द ईयर व्हाट, 2030, ठीक है. और ये काफ़ी अर्जेंट है, बिकॉज अगर जैसे CO2 लेवल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, वी आर सीइंग ना, अभी जैसी गर्मी पड़ रही है वो ऑब्वियस बात है, पहले तो नहीं पड़ती थी. जैसा टेम्परेचर्स अभी बहुत हाई जा रहा है, इंडिया में हीट वेव्स आ रहे हैं, रीज़न क्या है, कार्बन एमिशन से. ऑब्वियसली कार्बन की वजह से बहुत कुछ, ग्रीन हाउस गैसेज जितने हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, ये हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा, करेक्ट है. एंड दीज आर ऑल डिप्लॉय, यू कैन से कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट एंड इन फ्यूचर विल कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है, करेक्ट. So, however, under principles of common and differentiated responsibility, India किसका principles के अंदर, common and differentiated responsibility, India has maintained its right to rely on coal plants in the interim as it is a still developing country. तो अभी इन प्रिंसिपल्स के अंडर इंडिया अभी फिर भी अपना पोजीशन यहाँ पे बनाया है, उसने अपनी बात रखी है डैट क्योंकि अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, आई एम नॉट दैट केपेबल. तो अभी जब तक हम एक डेवलपिंग कंट्री है, एटलीस्ट तब तक हम कोल प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, कुछ टाइम. इंटरिम मतलब बीच में, ठीक है. अभी तक हम कम से कम कुछ टाइम तक हम जब तक एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन जाते हैं, तब तक एटलीस्ट आई हैव द राइट टू बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कोल प्लांट्स, बिकॉज आई एम अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, क्लियर है. सो द ट्रू कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज पता है, जो बार रोज रिन्यू हो सकते हैं रेगुलरली, मीन्स रोज कहने का मतलब जो जल्दी रिन्यू हो सकते हैं, लाइक सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर, रिमेन्स मच मोर दैन दैट ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर. ऑब्वियस बात है, ठीक है. The industrialized West, while slowing its fossil fuel consumption, continues to be reliant on natural gas. लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट में, ठीक है, वो अभी भी, ठीक है, स्लो कर रही हैं अपने फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को, लेकिन फिर भी वो अभी नेचुरल गैस पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है. एंड कीप्स फेलिंग
फॉलिंग शॉर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलिंग शॉर्ट? फॉलिंग शॉर्ट का मतलब होता है बार बार गिरते जाना, या बोलिए अपने लक्ष्य को नहीं पाना. फॉलिंग शॉर्ट ऑफ, आई फॉल शॉर्ट ऑफ 5 मार्क्स फ्रॉम क्लियरिंग माई एग्जामिनेशन. ठीक है, फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब उससे उतने से कम रह जाना. ठीक है, so falling short on its commitments to transfer technology and finance to developing countries to accelerate clean energy adoption. ऐसा हुआ था, आप लोग पहले भी आर्टिकल्स में पढ़े होंगे कि कार्बन को हम लोग सेल आउट कर सकते हैं इन टर्म्स कि अगर किसी इंडस्ट्री को इतना परमिट है, ठीक है, तो वो अगर कम करती है तो उसके पास इतना का परमिट बचता है, वो उसे दूसरे कंट्री को दे सकती है इन टर्म्स की वो एक्सचेंज हो जाएगी. ठीक है, अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो आप डेवलपिंग हो, आप उसको यूज़ कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, एक तरह का समझ लो कार्बन एनर्जी, यू कैन से सेल एंड परचेज ऑफ कार्बन एनर्जी कर सकते हो. ठीक है, तो ये परमिट सेल एंड परचेज है. तो ये कमिटमेंट को बार बार पहुँचते पहुँचते भी पीछे रह जा रही है स्टिल, और अपने टेक्नोलॉजीज अभी भी स्टिल ना ही टेक्नोलॉजी और ना ही फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हो पा रही है कि वो क्लीन एनर्जी पे पहुंच पाए. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी अभी उतना हालत अच्छा नहीं है कि वो लोग कार्बन एमिशन को जितना कंट्रोल करना चाहिए उतना कंट्रोल कर पा रहे हैं. ओके, दस, ये लाइन बड़ी अच्छी है. दस कोल इज नेसेसरी एविल बट स्टिल एविल. कोल एक जबरदस्त, नेसेसरी मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट. ठीक है, एविल मतलब क्या, कोई चीज़ बुरी, मतलब सब एक ऐसा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे बुरा. तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट बुरी चीज़ है लेकिन फिर भी क्या है, वो एविल ही है ना. आखिर ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन वो क्या है, हमारे लिए बुरी ही है. एंड सीइंग इट एनी अदर वे बिलाइज साइंटिफिक एविडेंस. तो ये अगर इसको हम किसी और तरीके से देखें भी तो वो साइंटिफिक एविडेंस के अगेंस्ट चला जाता है, फॉल्स इंप्रेशन डालता है. क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस बार बार यही कहता है जितना आप कोल का यूज़ करेंगे इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड इट विल you can say create problems for the environment in coming future. ठीक है, चलिए आगे. इंडिया हैज 28.5 GW मतलब गीगावाट ऑफ कोल पावर कैपेसिटी प्लांट एंड 32 गीगावाट ऑफ प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन. तो इंडिया का अभी कितना पावर प्लांट है, 28.5 गीगावाट करेंट प्रोडक्शन है. ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, प्लान बाय एंड 32 गीगावाट का प्लांट्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है. द कमिशनिंग ऑफ मैनी हैज़ बिन डिलेड ड्यू टू इनसफिशिएंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कोल प्लांट्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है. ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन अभी भी इंक्लूडेड नहीं है, कमिशनिंग नहीं हुई है. क्यों? बिकॉज उनको अभी भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा है. ठीक है, उनको अभी भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा. आपको पता है ना, कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यू नीड टू गेट व्हाट, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस. बहुत सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं कि आप इतना ही एमिशन करोगे, है ना. सो लैंड एक्विजिशन, ठीक है, एंड रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अब बहुत जगह इंडस्ट्रीज आने की वजह से क्या होता है, अगर बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होने लगते हैं तो वहाँ के लोगों को भी वहाँ से हटाना पड़ता है, करेक्ट, रिहैबिलेट करना पड़ता है. ठीक है, तो रिहैबिलेशन, रीडेवलपमेंट, ये सब भी अभी हो नहीं पाया है, इनका परमिशन नहीं मिला है. दैट्स वाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी भी डिलेड चल रही हैं. ठीक है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है. These, however, follow from rulings by the National Green Tribunal or from a lack of adherence to norms prescribed mainly under provisions of the Environment Protection and related legislation. तो ये कहाँ से रूलिंग्स मिल रही हैं इनको, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से. ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, एक्चुअली ये लोग नॉर्म्स किसका अधीर नहीं कर रहे. लैक ऑफ अधेरेंस का मतलब क्या होता है, नॉट फॉलो करना. ठीक है, लैक करना मतलब उस रूल्स को नहीं फॉलो करना. किसका नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हैं ये लोग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का. ठीक है, so funding for new coal plants is increasingly difficult with multilateral funding agencies refusing to fund such plants. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स के लिए फंड भी तो चाहिए. ठीक है, बट फंड्स रिजेक्ट हो जा रहे हैं, कोई भी फंड करने को तैयार नहीं है, बिकॉज इनको पता है कि ये लोग इन सारे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है या अदर जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज है, अगर वो सर्टिफिकेट्स नहीं लेंगे तो आगे जाकर कभी ना कभी ये इंडस्ट्री क्या होगी, नुकसान में जाएगी ही या बंद हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पर फंड भी नहीं मिल रहा है. ओके, many coal plants run inefficiently and rely on lenient environmental curves as they are critical to India's power needs. तो बहुत सारे ऐसे कोल प्लांट्स हैं जो अभी इनएफिशिएंटली चल रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा कम बोल सकते हो. ठीक है, इनएफिशिएंटली चल रहे हैं एंड रिलाई ऑन लीनियंट इन्वायरमेंटल कर्व्स, और वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं. करेक्ट है, वो डैमेज कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, दे आर क्रिटिकल टू इंडियाज पावर नीड्स. अगर वो नहीं चलेंगे तो इंडिया का पावर नीड्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो यूजिंग लीगल रेमिडीज टू लिमिट द इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड ensuring just compensation is at the core of
सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी। तो यही लाइन स्टार्टिंग में था। इसीलिए हम लोगों को लीगल रेमेडीज़ को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग लिमिट कर सके ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन को, ठीक है, ऑफ नेचर, एंड इंश्योर कर सके, मतलब हम लोग श्योर कर सके, हम लोग उस चीज़ को रोक सकें और वो कंपनसेट करें हमारे सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी को। एंड एफर्ट्स एट अंडरमाइनिंग सच फंडामेंटल कॉम्पैक्ट बॉडीज इल फॉर इंडिया। और अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्ट किस चीज़ के रिलेटेड था, पूरा का पूरा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड था? कार्बन एमिशन बोल सकते हो, इन्वायरमेंट बोल सकते हो, कोल एमिशन बोल सकते हो, ठीक है। कोल का जो यूज़ है इंडिया में, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, कंपैरिजन कैसे है, इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्यों कंट्रोल लीगल रेमेडीज़ को यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो गया। करेक्ट लाइन यही थी ना कि लीगल रेमेडीज़ को क्यों यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज उसके बिना इंडिया का पावर प्लांट जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अगर हम लोग लीगल रेमेडीज़ को यूज़ करके उनको नहीं रोकेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट कभी भी सेफ नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? ओके, so this was all about the editorial today. Thank you and have a nice day everyone.